देखिए अभी देखिए यहाँ पर मैंने पावर की प्रेस किया और पावर की प्रेस करने के बाद जो स्टार्टिंग रीडिंग थी वो 200 टू अप गई। उसके बाद ये दोबारा रिटर्न आके 0.166, ठीक है, 166 मिली एम्पियर में ये स्टक हो गया। ये देखिए फिर, और बीच बीच में ये ड्रॉप होते हैं लेकिन अभी स्टेबल है। यहाँ पर भी 785 यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर जो है कोई वोल्टेज नहीं है। तो जैसे आपको पता है कि कुछ मॉडम के कॉइलें होती हैं जहाँ पर वोल्टेज नहीं बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो चिप कॉन्फ़िगरेशन मैंने रीड किया है मैं उसी को फिर से राइट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो यूनिवर्सल चिप कॉन्फ़िगरेशन भी आती है, उसको भी आप राइट कर सकते हैं। आप जब इसको यूज़ करेंगे ना तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो जीपीटी मुझे दिख रहा है उसके अंदर तो firmware है ही नहीं है, उसके अंदर तो सुपर है ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है उसके अंदर सुपर वगैरह नहीं होता, वो सिर्फ एक पार्टीशन क्रिएट करने के लिए होता है। गाइड पार्टीशन टेबल जीपीटी का फुल फॉर्म होता है, वो सिर्फ उसके लिए होता है, ठीक है। ठीक है, हैक्स बीवर पर चेक कर लिए, सारे ओके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन बिल ओके हो गया है और सिक्योरिटी भी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता, आप सभी का स्वागत है एआई सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारे पास एक हैंडसेट है Redmi 12 5G और इसमें पहले से काम किया हुआ है, ये डेड कंडीशन में है, किसी टेक्नीशियन के पास गया था तो ये प्रॉपर रिकवर नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी डेड हैंडसेट आता है जिसमें पहले से काम किया हो तो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करना है, कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। वहाँ पर बूट सीक्वेंस वगैरह क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के हैंडसेट को हम कैसे रिकवर करते हैं। तो जब भी आपके पास इस टाइप से कोई हैंडसेट आता है पहले आपको आई स्कैन कर लेना प्रॉपर तरीके से, कोई पार्ट वगैरह डैमेज ना हो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पहले से इसको आइडेंटिफाई किया है, डायग्नोस किया है, लेकिन एक बार मैं आपको भी चेक करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर आपको चार्जिंग लगा के दिखाऊंगा कि अभी यहाँ पर एम्पीयर कंजप्शन क्या है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ चार्जिंग लगा दिया है, अभी एम्पीयर का कंजप्शन आप देख सकते हैं 1.4, 1.5, 1.6 तक भी ये जाता है, ठीक है। मतलब 1 एम्पीयर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि फ़ोन ऑन है, ठीक है, जो कि ये फ़ोन ऑन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है कि जो CPU है वो हमारा यूएफएस से प्रॉपर सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंडीशन देखा, मैं एक बार आपको बैटरी निकाल के फिर से दिखा देता हूँ कि हम बैटरी निकाल रहे हैं तो एम्पीयर हमारा लो जा रहा है, जैसे हम बैटरी लगा रहे हैं एम्पीयर हमारा हाई ले रहा है, ठीक है। 1.4 या 1.3 मतलब 1 एम्पीयर से ऊपर ही ले रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है यूएफएस से, ठीक। और उसमें भी रीडिंग का कंजप्शन अगर बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, जिस तरीके से इसमें आपको दिख रहा है रीडिंग का कंजप्शन अगर सेम होता है तो इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम यूएफएस की होगी। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मैं एक बार जो है इसका बैटरी का जो वोल्टेज है मैं आपको बैटरी का वोल्टेज भी वेरीफाई करवा देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी बैटरी है, बैटरी जो है फुल चार्ज है, ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज नहीं है। तो अभी मैंने देखिए चार्जर भी लगाया हुआ है और यहाँ पर जो बैटरी है वो बैटरी 3.9, देखिए 3.9 आपको शो हो रही है, 3.970 वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी जो है बैटरी चार्ज है, बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में नहीं है, ठीक है। और फ़ोन में जो है वो कहीं पर भी लीकेज शॉर्टिंग की भी कंडीशन नहीं है। इस चीज़ को मैंने पहले भी वेरीफाई जो है वो कर लिया है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसको डीसी सप्लाई से चेक करके दिखाता हूँ कि अगर आपके पास इस कंडीशन में हैंडसेट आता है तो डीसी सप्लाई में एम्पीयर का कंजप्शन क्या होगा। और अगर आप पहले से काम करते हैं, अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो आपको पता है कि जब हमारा जो CPU है वो हार्ड डिस्क से सॉफ्टवेयर को रीड नहीं कर पाता यूएफएस MMC से, तो उसकी जो बूटिंग होती है वो 100 टू अब जाके 200, 250, 300 में जाके जो है वो स्टक होता है या कई बार रिटर्न भी आ जाता है। जो PS होल्ड है वो होल्ड भी नहीं होता है, ठीक है। देखिए PS होल्ड होने के कई सारे रीज़न होते हैं। कई बार क्या है कि आपका PS होल्ड जो है वो अगर हार्ड डिस्क नहीं है तब भी होल्ड हो जाता है और कई बार जो है हार्ड डिस्क लगा है तब भी PS होल्ड नहीं होगा क्योंकि जो उसका बूटिंग प्रोसेस है सॉफ्टवेयर से वो कंप्लीट नहीं होगा। तो उस केस में जब हम उस फ़ोन को ऑन करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर को रीड करेगा और उस कंडीशन में अगर सॉफ्टवेयर फेल है तो दोबारा फिर से डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। और कई केस में क्या है कि आपका जो PS होल्ड है वो PS होल्ड बन जाएगा और वहाँ पर थोड़ा सा आपको फ्लैक्चुएशन मिलेगा, मतलब कि जब आप पावर की प्रेस करेंगे तो एक बार बूटिंग लेगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा। और इस चीज़ को आपको क्लियरली ध्यान रखना है, इसके कई सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है मैं इसकी डीसी सप्लाई केबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि किसी केबल मेरे पास नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अभी जंपर अप्लाई किया है, एक जंपर प्लस पे किया है और एक जंपर माइनस पे किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर देखिए इसका पावर की जो है वो प्रेस करके दिखाता हूँ। और जब भी आप जंपर लगाते हैं बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कहीं शॉर्ट हो जाए। देखिए
अभी देखिए यहाँ पर मैंने पावर की प्रेस किया और पावर की प्रेस करने के बाद जो स्टार्टिंग रीडिंग थी वो 202 अप गई। उसके बाद ये दोबारा रिटर्न आके 0.166, ठीक है, 166 मिली एम्पियर में ये स्टक हो गया। ये देखिए फिर इसने वही वेरिएशन किया, फिर से दोबारा ये अप गया और फिर से दोबारा डाउन आया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बीच बीच में सिम्टम भी देखने के लिए मिलते हैं कि ये जो है अप जाएगा, ठीक है, 200 अप जाएगा, ये देखिए 200 अप गया, फिर से दोबारा डाउन हो गया। और ये प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट होती रहेगी इसी कंडीशन में, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसका जो वोल्टेज है वो मैं एक बार आपको आइडेंटिफाई करा देता हूँ। बहरहाल आपने बूटिंग देख ली है तो इस कंडीशन में लीकेज शॉर्टिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको जनरली बता देना चाहूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो सिम्टम है वो सिम्टम इसके साथ वेरीफाई ना हो, सिम्टम इसके साथ मैच ना करे और फिर भी आप जो है यूएफएस को प्रोग्राम कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला इंडक्टर है यहाँ पर 824 मिली वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी, और ये स्टेबल भी हैं। और यहाँ पर जो है 822 इस पर भी आ रहे हैं, ये भी स्टेबल हैं और बीच बीच में ये ड्रॉप होते हैं लेकिन अभी स्टेबल हैं। यहाँ पर भी 785 यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर जो है कोई वोल्टेज नहीं है। तो जैसे आपको पता है कि कुछ मॉडम के कॉइलें होती हैं जहाँ पर वोल्टेज नहीं बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट यहाँ पर भी बन रहा है जो कि स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। यहाँ पर जो है 1.3 वोल्टेज बन रहे हैं, ये भी जो हैं स्टेबल हैं। और यहाँ पर जो है 1.8 जो कि एलडीओ के लिए होता है वो भी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, या किसी अदर सेक्शन के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर भी जो है 893 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पर भी 760 वोल्टेज यहाँ पर भी बन रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर जो है पीएस होल्ड एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में देखिए पीएस होल्ड भी बन रहा है, लेकिन पीएस होल्ड भी जो है बीच में एक बार ड्रॉप करेगा फिर से दोबारा बनेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जब रीडिंग डाउन आती है फिर से अप जाती है तो पीएस होल्ड जो है एक बार वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी जो सप्लाइयाँ हैं, सप्लाइयाँ बिल्कुल ओके कंडीशन में हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जो आइडेंटिफाई करवाया था, चेक करवाया था, वो मैंने आपको चार्जिंग लगा के चेक करवाया था विदाउट बैटरी। अभी मैंने जो यहाँ पर बैटरी लगा दी है और बैटरी लगा के हमने यहाँ पर पावर की मैंने प्रेस की है। तो एक बार मैं आपको फिर से चेक करवाता हूँ कि देखिए यहाँ पर पीएस होल्ड की क्या कंडीशन है। देखिए अभी भी जो है पीएस होल्ड बन रहा है। तो पीएस होल्ड आपको पता है कि पीएस होल्ड बनने का मतलब ये है कि हमारी पावर ओके है और पावर ओके होने के बाद जो है हमारा सीपीयू भी ओके है, तभी पावर पीएस होल्ड जो है वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से दोबारा वो वोल्टेज वेरीफाई करवा देता हूँ। जो चार्जिंग लगाने में बनते थे वो वोल्टेज बैटरी लगाने के बाद भी बन रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं आपको इसलिए वेरीफाई करवा रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास इस टाइप से कोई डिवाइस आता है Redmi Note 12 5G, तो उसमें अगर आपको ये सिम्टम मिलते हैं, ठीक है, तो आपको जो है यूएफएस प्रोग्राम करना है। तो उससे पहले आपको सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेना है। जब ये सारी चीज़ें आपकी मैच होंगी तो उसके बाद ही आपको प्रोसेस अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपकी मैच नहीं हो रही हैं और आपने यूएफएस रिप्रोग्राम कर दिया और बाद में आप मुझे कमेंट भी करते हैं, मुझे आप ब्लेम भी करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको बिल्कुल श्योर हो जाना है कि प्रॉब्लम उसी चीज़ की है। और अभी देखिए मैंने यहाँ पर मदरबोर्ड को बाहर किया है और आप देख सकते हैं ऑलरेडी पहले से ही जो उसकी हार्ड डिस्क है उस पर भी काम किया है, यूएफएस पे भी काम किया है और यहाँ पर जो रैम लगी है, रैम सीपीयू सभी पे काम किया हुआ है, मतलब सभी को जो है रिवॉल्व किया हुआ है। पावर जो है पावर को भी रिवॉल्व किया गया है, या हो सकता है कि थोड़ा सा फ्लक्स डाल के उसको पुश किया गया हो, ठीक है। और उसके बाद भी ऑन नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास देखिए डिवाइस आता है तो कई बार क्या होता है, कुछ टेक्नीशियंस क्या करते हैं कि सबसे पहले पावर सीपीयू रिवॉल्व कर देंगे और रैम रिवॉल्व कर देंगे, ठीक है, और यूएफएस रिवॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यूएफएस का जो है वो पार्टीशन वगैरह चेक करेंगे। तो देखिए अगर ये सिम्टम मिल रहा है, यहाँ पर सारे सिम्टम ओके हैं, बग प्रॉपर बन रही है, पीएस होल्ड भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, और इस तरीके से जो वोल्टेज है वोल्टेज भी फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको जो है मोस्टली पहले आपको हार्ड डिस्क पे ही काम करना है, यूएफएस पे ही काम करना है, ठीक है ना। और कई लोग क्या होता है उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं कि सीपीयू निकालेंगे, रैम निकालेंगे, फिर से लगाएंगे। तो देखिए वो बाद का ऑप्शन है। अभी इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको पहले कोई भी फ़ोन हो, कोई भी मॉडल हो, तो आपको यूएफएस ही निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूएफएस निकालने के लिए क्योंकि 2008 का यूज कर रहा हूँ और हीटिंग नॉर्मली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर 350 भी कभी रख लेता हूँ, कभी 380 भी रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आईसी पहले से रिवॉल्व है। और अगर पहले से नहीं किया है तो आपको 380 या 380 से आप अब भी रख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है एसएमडी के ऊपर कि आपके पास कौन सी एसएमडी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने यूएफएस को निकाल लिया है और यूएफएस को मैंने जिस बेस से निकाला है मैं बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में यूएफएस को इंस्टॉल भी करूँगा। मतलब मैं यहाँ पर यूएफएस को जो है रिवॉल्व नहीं करने वाला हूँ, सेम इसी पैटर्न में मैं यूएफएस को
यहाँ पर फिक्स कर दूंगा दोबारा से, इसलिए मैंने इसे निकाला है। और मैं थोड़ा सा इसको हीट करूँगा ताकि यहाँ पर जो थोड़े से बॉल है ना, आप बॉल देख रहे हैं तो बॉल की कंडीशन क्या है, कुछ बॉल जो हैं बिल्कुल फ्लैट है, मतलब कि वो यूएस से प्रॉपरली डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो उनको थोड़ा हीट कर दूँगा ताकि वो राउंड शेप में आ जाए, ताकि जब मैं यूएस लगाऊँ तो वो पॉइंट किसी और के साथ शॉर्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पहले इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद जो है इसको मैं EasyJetech में ऐड करूँगा। तो पहले इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान और रखना है, कई बार मेरे पास कई सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं कि मेरा अडेप्टर ख़राब हो गया है। तो जब भी आप इसको अडेप्टर में ऐड करते हैं तो आईसी को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लें। विदाउट क्लीन आप आईसी को इंसर्ट ना करें, अदरवाइज़ आपका जो अडेप्टर है उसकी कनेक्टिविटी डैमेज, उसके जो पॉइंट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, फिर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो हमने क्लीन किया और क्लीन करने के बाद जो है इसको बॉक्स में ऐड कर दिया है। तो ये जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ये टेस्टर वर्जन है। आपके पास नॉर्मल है तो नॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अभी तो मार्केट में इसका जो नॉर्मल वर्जन भी रिलीज हो चुका है। ठीक है, बहरहाल मेरा जो है टेस्टर वर्जन है। तो अभी हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि EasyJetech का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा टाइम लेता है रीड होने में। तो अभी देखिए यहाँ पर रीड भी हो गया है, और ऊपर जो हेल्थ की कंडीशन है, हेल्थ वगैरह भी नॉर्मल है, हेल्थ में कोई इशू नहीं है, और पार्टीशन भी जो है वो डिटेक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर में वेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर हमें लास्ट एंड तक जो है वो सारे पार्टीशन डिटेक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद जो है इसका बैकअप लेने की हम कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सारे पार्टीशन डिटेक्ट तो हो गए, लेकिन फ्रेमवेयर इन्फो में कोई भी हमें फ्रेमवेयर देखने के लिए नहीं मिल रही है। थोड़ा आपको नोटिस करना है, जो फ्रेमवेयर इन्फो है, फ्रेमवेयर इन्फो में मतलब कि फ्रेमवेयर का जैसे वर्जन आता है ना, हम जब आइडेंटिफाई करते हैं, MMC आइडेंटिफाई करते हैं, फेस आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें यहाँ पर फ्रेमवेयर का वर्जन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेमवेयर वर्जन शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका जो सिक्योरिटी बैकअप है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी बैकअप हमारे पास होगा तो हमें जो है इसे ENG मोड पर फ्लैश नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें इसे ENG मोड पर फ्लैश करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, मैं आपको ENG से भी बताऊँगा, और कोई अगर फ़ोन आया तो उस फ़ोन के अंदर मैं आपको जो है डायरेक्टली ग्लोबल से फ्लैश करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पर फ्रेमवेयर इन्फो नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं पहले इसकी सिक्योरिटी वगैरह रीड कर लूँगा। और रीडिंग का प्रोसेस देखिए हम इसलिए भी करते हैं कि रीडिंग के प्रोसेस से आपको ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमारी हार्ड डिस्क ओके है या नहीं ओके है, मतलब अगर प्रॉपर स्पीड आ रही है, और यहाँ पर जो इसके जो पार्टीशन है, सिक्योरिटी के पार्टीशन है, अगर वो प्रॉपर रीड हो रहे हैं तो दैट मीन रीडिंग प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, हार्ड डिस्क में कोई इशू नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आप इसको फ्लैश भी करेंगे ना, तब भी फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, रिप्रोग्रामिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या करना है, ओनली फॉर फ़ोन को फ्लैश कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके जो पार्टीशन है, सिक्योरिटी बैकअप, उनको मैं पहले यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और इनको एक प्लेस पर पहले मैं यहाँ पर सेव कर दूँगा। और यूएस की जो कंडीशन है वो गुड है। ठीक है, रीडिंग में कोई इशू नहीं है। अब राइटिंग में कोई इशू होगा तो वो एक अलग का मैटर है, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली फ्लैश नहीं करूँगा। बाकी हम कर भी सकते हैं, आपके पास है तो आप पहले फ्लैश करके भी देख सकते हैं अगर आपके पार्टीशन सारे रीड हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टीशन रीड नहीं हो रहे, कोई पार्टीशन अगर आपको एरर दे रहा है, तो दैट मीन प्रॉब्लम क्या है कि रीडिंग में इशू आ रहा है। ठीक है, तो राइटिंग में भी इशू आएगा तो आपको जो है उसको दोबारा से रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह आप MMC में करते थे, बहरहाल MMC में केसेस नहीं आते तो उसमें हेल्थ ख़राब होती थी, लेकिन इसमें क्या है, इसके जो पार्टीशन है वो पार्टीशन डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो रीडिंग राइटिंग में इशू आता है, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी बैकअप है, हमने सिक्योरिटी बैकअप ले लिया है। आप सभी को पता है कॉलकॉम में क्या सिक्योरिटी बैकअप होता है। ठीक है, इसको लेके अभी हमने सेव कर लिया है एक फ़ोल्डर में। और जब भी आप सिक्योरिटी बैकअप लेते हैं उसको एक प्रॉपर फोल्डर में सेव करें। यहाँ पर देखिए मैंने जो नाम मेंशन किया था हरीश, मैंने उसमें जो है इसको सेव कर लिया और सिक्योरिटी बैकअप प्रॉपर आ गए हैं। तो मोस्टली आपका टारगेट होना चाहिए यूएस के केस में आपको सिक्योरिटी बैकअप को रिकवर करना। ठीक है, वो अगर आपको बैकअप उसका मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो थोड़ा सा रिपेयरिंग में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस हार्ड डिस्क को टोटली क्लीन करूँगा। ठीक है, अब मेरी जो चिप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, क्योंकि जब हम रीड करते हैं इसको तो इसके साथ चिप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल भी रीड हो जाती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चिप कॉन्फ़िगरेशन रीड हो गई है और उसी चिप कॉन्फ़िगरेशन को मैं फिर से दोबारा राइट करूँगा। ठीक है, जो चिप कॉन्फ़िगरेशन हमने रीड किया था उसी को हम फिर से दोबारा राइट करेंगे तो हमारी जो हार्ड डिस्क है वो टोटली बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो चिप कॉन्फ़िगरेशन मैंने रीड किया है मैं उसी को फिर से राइट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो यूनिवर्सल चिप कॉन्फ़िगरेशन भी आती है, उसको भी आप राइट कर सकते हैं। अभी देखिए हमने राइट कर दिया है, पार्टीशन बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं और वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी ENG फाइल है, ENG फाइल के अंदर जो है मैं यहाँ पर जो GPT है, पहले मैं इसके अंदर GPT क्रिएट करूँगा। ठीक है, देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो पहले GPT क्रिएट कर दें या आप चाहें तो डायरेक्ट फ्लैश से फ्रेमवेयर से फ्लैश करके
इसका जो बूट पार्टीशन होता है, बूट स्लॉट होता है, बूट स्लॉट ए, बूट स्लॉट बी, उसके ऊपर भी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इसका जीपीटी क्रिएट करूँगा। जीपीटी क्रिएट करने के बाद जो है इसकी जो फ्रेमवेयर है उस फ्रेमवेयर को कॉपी करके, ठीक है, उसको जो है मैं जीपीटी में राइट करूँगा और जीपीटी में राइट करने के बाद इसको मैं दोबारा फिर से फ्लैश कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि जीपीटी जो है ओनली फॉर एक पार्टीशन क्रिएट करता है और जो इसकी फ्रेमवेयर है एनजी उसको हम राइट करेंगे तभी जाके फ़ोन हमारा ऑन होगा। तो कई बार क्या होता है, टेक्नीशियन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो जब इस फाइल को यूज़ करेंगे, जो ये फाइल है आपको गूगल पे मिल जाएगी या GumiRom की साइट पे भी मिल जाएगी। आप जब इसको यूज़ करेंगे ना तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो जीपीटी मुझे दिख रहा है उसके अंदर तो फ्रेमवेयर है ही नहीं है, उसके अंदर तो सुपर है ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उसके अंदर सुपर वगैरह नहीं होता, वो सिर्फ एक पार्टीशन क्रिएट करने के लिए होता है। गाइड पार्टीशन टेबल जीपीटी का फुल फॉर्म होता है, वो सिर्फ उसके लिए होता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर हमने जीपीटी क्रिएट की। जीपीटी क्रिएट करने के बाद जो फ्रेमवेयर है आपको ध्यान रखना है, आपको ऊपर साइड में जीपीटी मिलेगी, नीचे जो इमेज है, इमेज के अंदर जो है आपको वो फ्रेमवेयर मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पर जीपीटी राइट की और जीपीटी राइट करने के बाद जो है हम यहाँ पर फ्रेमवेयर राइट करेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप फ्रेमवेयर राइट करते हैं तो उस टाइम पे आपको यूजर डाटा अनटिक कर देना है। अगर ये चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो यूजर डाटा अनटिक कर देंगे तो उससे टाइम आपका कम लगेगा। अगर आपके पास F64 है तो आप सेम स्पीड पे यूज कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो अभी देखिए हमने फ्लैश कर दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए जो है नीचे वर्जन भी दिखाने लगा है और मॉडल भी शो करने लगा है, मतलब जो फ्रेमवेयर इन्फो नहीं था, फ्रेमवेयर इन्फो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो अब जो सिक्योरिटी बैकअप हमने कॉपी किया था उस सिक्योरिटी बैकअप को हम यहाँ पर सभी को राइट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम इसको फ्लैश करेंगे फिर ये जो है ऑथेंटिकेशन में चला जाएगा। जब ग्लोबल से फ्लैश करेंगे तो सिक्योरिटी राइट नहीं कर पाएंगे, तो इसी टाइम पे हमको सिक्योरिटी भी यहाँ पर राइट कर देना है। ठीक है, और देखिए मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, आप चाहें तो इसी टाइम पे ENG का यूज़ ना करें। अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो आपको ENG का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आप उसको डायरेक्टली भी फ्लैश कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा और थोड़ा सा स्लो प्रोसेस भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ENG राइट किया है। और ENG राइट करने के बाद जो है इसको हम UMT से फ्लैश करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो प्रोग्रामिंग है हो गया है। अब देखिए मैं हार्ड डिस्क को सेम उसी वे में लगा दूंगा, मैं इसको रिवॉल्व नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आपकी हैंड स्किल बेटर है तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी हैंड स्किल बेटर नहीं है तो आप इस प्रोसेस को बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, अदरवाइज़ आपका टाइम वेस्ट जाने वाला है। या हो सकता है कि MMC के कुछ पॉइंट जो हैं वो वोल्टेज के साथ टच हो जाएँ या कोई और भी इशू आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम पहले बोर्ड को कूल डाउन करेंगे। जब बोर्ड हीट है तो उस टाइम आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले हम बोर्ड को कूल डाउन करेंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर चार्जिंग लगा के चेक करते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन होती है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी एंड्रॉयड का लोगो आ गया है। ठीक है, तो जब मैंने इसको फ्लैश किया तो जो एंड्रॉयड का लोगो है वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पर स्टक था, मतलब मान चलिए कि फ़ोन प्रॉपर बूट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसको फास्ट बूट में इंटर किया। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कई बार आप जब ENG राइट करेंगे ना तो आपका जो फ़ोन है वो प्रॉपर ऑन नहीं होगा, वो ENG पे ही रन करेगा, तो उसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो एंड्रॉयड पे ही रन करेगा तो उसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। देखिए आपका मेन टारगेट है बूट लोडर अनलॉक, ठीक है, ताकि फास्ट बूट पे फ्लैश हो जाए। अभी हमने ENG डाली है तो ENG डालने के बाद हम यहाँ पर जब इसको फास्ट बूट मोड पर डाल देंगे, फास्ट बूट मोड पर डालने के बाद जब इसको फ्लैश करेंगे तो ये फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा जो कैमरा है, कैमरा स्टक हो गया बीच में। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो इसकी चार्जिंग केबल थी, अब चार्जिंग केबल को निकाल के मैंने इसको PC से दोबारा फिर से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एरर भी आया और एरर आने के बाद मैंने उस फाइल को स्किप कर दिया है। ठीक है, उस फाइल को स्किप करके अभी हमने उसको फ्लैश कर दिया है और अभी जो फ्लैशिंग प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों पर अगर आप फोकस करोगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, 100% कहता हूँ, आप किसी भी डिवाइस को रीप्रोग्राम कर पाओगे। 100% आप किसी भी डिवाइस को रीप्रोग्राम कर पाओगे, आपको कोई ट्रेनिंग की वगैरह रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा फ़ोन जो है फ्लैश हो चुका है। तो एक बार मैं आपको चार्जिंग लगा के दिखाता हूँ क्या कंडीशन है। ये देखिए लोगो आ गया, बैटरी हमारी ऑलरेडी फुल कंडीशन में है, देख सकते हैं आप, बैटरी प्रॉपर फुल चार्ज है। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक बार ऑन करके देखेंगे और अभी लोगो में है और लोगो के बाद ये 3 डॉट में जाएगा। ये देखिए 3 डॉट में जा गया, Xiaomi HyperOS भी आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा फ़ोन जो है अब प्रॉपर ऑन हो जाएगा। अब एक बार हम ऑन करने के बाद इसकी सिक्योरिटी भी वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, सिक्योरिटी क्या कंडीशन है, हमारी सिक्योरिटी रिकवर हुई है या नहीं हुई है, या पहले से ही इसके ऊपर किसी ने अटैम्प्ट किया है। ठीक है, बहरहाल मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने पहले ही सिक्योरिटी के पार्टीशन हैक्स पे चेक कर लिए हैं। ठीक है, हैक्स बीवर पे चेक कर लिए, सारे ओके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन बिल ओके हो गया है और सिक्योरिटी भी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आगे इसी तरह से मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलते मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।